हेलो एवरीवन, क्लास 9। आज हम समकालीन भारत और विश्व का सेकेंड चैप्टर यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति का अध्ययन करने जा रहे हैं। इसमें आपने पिछले वीडियो में जो फ्रांसीसी क्रांति पढ़ी थी उसी के आगे पहले फ्रांसीसी क्रांति होती है, उसके बाद यूरोप में जो समाजवाद रहता है उनके बीच क्या होने लगती है। यूरोप के एक देश है रूस, है ना, रूस में क्या होने लगी, उसके बाद क्या होती है, क्रांति होती है, जिसे क्या कहा जाता है, रूस की रूसी क्रांति कहा जाता है। ठीक है, सामाजिक परिवर्तन का युग। पिछले अध्याय में आपने फ्रांसीसी क्रांति के बारे में, क्रांति के बाद यूरोप में फैलते जा रहे स्वतंत्रता और समानता के शक्तिशाली विचारों के बारे में पढ़ा। पहले क्या हुआ था, फ्रांसीसी क्रांति हो रही थी, फिर धीरे धीरे यूरोप में क्या फैल रहा था, स्वतंत्रता और समानता के शक्तिशाली विचारों के बारे में अपन ने पिछले अध्याय में पढ़ा था। फ्रांसीसी क्रांति ने सामाजिक संरचना के क्षेत्र में अमूल परिवर्तन किए थे। ठीक है, इस क्रांति ने क्या किया था, अनेक सामाजिक भावनाओं को जन्म दिया था तथा अनेक व्यक्तियों की सामाजिक भावनाओं को परिवर्तित किया था। जैसा कि आप पढ़ चुके हैं, 18वीं सदी से पहले फ्रांस का समाज मोटे तौर पर एस्टेट्स और श्रेणियों में बटा था। हमने बताया था फ्रांस का समाज कितने श्रेणियों में बटा था, 3 प्रकार के ना। एक कौन सा था, एक सबसे ऊपर जो थे उनको पादरी वर्ग कहा गया, दूसरे वाले को कुलीन, और तीसरे वाले जो वर्ग थे उनमें गरीब परिवार या फिर बड़े व्यापारी, ये सारे लोग आते थे। 3 स्टेट में बता था, है ना। जो फ्रांसीसी क्रांति में जो फ्रांस का जो साम्राज्य था वो 3 स्टेटों में बटा हुआ था। समाज की आर्थिक और सामाजिक सत्ता पर कुलीन वर्ग और चर्च का नियंत्रण था। आप हमने बताया था कि ऊपर के जो 2 वर्ग हैं कौन कौन से, एक वर्ग कौन था, पादरी, और दूसरा क्या था, कुलीन। इन दोनों पर क्या था, सामाजिक सत्ता का नियंत्रण नहीं था। जो शासन जो कर लेता था वो किससे लेता था, गरीब लोगों से लेता था, बड़े व्यापारी से, मतलब जो तीसरी श्रेणी में लोग आते थे। लेकिन क्रांति के बाद संरचना को बदलना संभव दिखाई देने लगा। यूरोप और एशिया सहित दुनिया के बहुत सारे हिस्सों में व्यक्तिगत अधिकारों के स्वरूप और सामाजिक सत्ता पर नियंत्रण हो गया। ठीक है, मतलब जब फ्रांसीसी क्रांति होती है उसके बाद क्या कर दिया जाता है, पूरा जो उनका शासन संचालन रहता है वो चेंज कर दिया जाता है, तो कुछ बदलाव देखने को मिलता है इस क्रांति से। इस पर चर्चा छिड़ गई। भारत में भी देखो संभावना देने लगी ना, ये हो गया, नियंत्रण हो गया, इस पर चर्चा छिड़ गई। भारत में भी राजा राम मोहन राय और डेरोजियो ने फ्रांसीसी क्रांति के महत्व का उल्लेख किया और बहुत सारे लोग क्रांति पश्चात यूरोप की स्थिति के बारे में चल रही बहस में कूद पड़े। आगे चलकर उपनिवेशों में घटित घटनाओं ने भी इन विचारों को एक नया रूप प्रदान करने में अपना योगदान दिया। आगे और भी घटनाएं घटी और इन सभी घटनाओं ने जो यूरोप में या फ्रांस में जो क्रांति चल रही थी उन पर कुछ बहस हुई। ठीक है, मगर यूरोप में सभी लोग अमूल समाज परिवर्तन के पक्ष में नहीं थे। इस सवाल पर सबकी अलग अलग राय थी। बहुत सारे लोग बदलाव के लिए तो तैयार थे, लेकिन वह चाहते थे कि यह बदलाव धीरे धीरे हो। एक खेमा मानता था कि समाज का अमूल पुनर्गठन जरूरी है। जो रूढ़िवादी थे, कुछ उदारवादी थे, कुछ अमूल परिवर्तनकारी को कहा जाता है रेडिकल समाधानों के पक्ष में थे। देखो क्या हुआ था, इसके बाद क्या हुआ था, फ्रांसीसी क्रांति के पश्चात यूरोप की परिस्थितियों या यूरोप की स्थिति के बारे में चल रही बहस में कूद पड़े ना। आगे चलकर उपनिवेशों में घटनाएं, मतलब छोटे छोटे क्षेत्रों में कई घटनाएं घट रही थी, मगर जो यूरोप के लोग थे अमूल समाज के, वो भी अमूल समाज के जो लोग थे वो परिवर्तन की मांग कर रहे थे। वो भी चाह रहे थे कि यूरोप के जो शासन है उनमें बदलाव किया जाए धीरे धीरे, लेकिन वो चाह रहे थे एकदम से बदलाव ना हो, जो बदलाव हो वो क्या हो, रुक रुक कर धीरे धीरे हो। ठीक है, इसमें 3 लोग जुड़े थे। एक कौन थे, कुछ रूढ़िवादी थे, कुछ उदारवादी थे और कुछ अमूल परिवर्तनकारी थे, जिसे क्या कहा जाता था, रेडिकल कहा जाता है। उस समय संदर्भों में इन शब्दों का क्या मतलब था, राजनीति की इन धाराओं में क्या फ़र्क थे और कौन कौन सी बातें जो समाज में थीं, यहाँ हमें ध्यान रखना चाहिए। ये आपका पाठ का सारांश है, इसमें छोटे छोटे टॉपिक आपको दिए, तो आज हम पाठ का सारांश बता दे रहे हैं।
कल आपको एक एक के बारे में बताएंगे, जैसे उदारवादी क्या था, अमूलवादी कौन कौन से हैं परिवर्तनकारी, रूढ़िवादी कौन थे और ये क्या मांग कर रहे थे। ठीक है, तो आगे इस अध्याय में हमें 19वीं शताब्दी की कुछ महत्वपूर्ण राजनीतिक परंपराओं का अध्ययन करेंगे, देखेंगे उन्होंने परिवर्तन के संदर्भ में क्या असर डाला। इसके बाद हम ऐतिहासिक घटना पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे जिसमें समाज रेडिकल पुनर्गठन की एक गंभीर प्रयास किया है। रूस में हुई क्रांति फलस्वरूप समाजवाद 20वीं सदी का स्वरूप तैयार करने वाले सबसे महत्वपूर्ण शक्तिशाली विचारों की श्रृंखला का हिस्सा बन गया है ना। इस अध्याय में आपको ये समाज परिवर्तन का युग बताया गया है। यूरोप में जो समाजवाद है, इसका मतलब होता है यूरोप में समाज परिवर्तन का युग किस प्रकार से चला और कौन कौन से दल थे जो अपनी अपनी मांगों को लेकर चल रहे थे। ठीक है, तो आगे अपन पढ़ेंगे उदारवादी, रेडिकल और रूढ़िवादी समर्थकों के बारे में, उनने अपनी क्या राय रखी थी। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ओके।